हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10वीं की सीरीज लेकर आए हैं प्रश्नों की। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कुल करने वाले हैं। आज हमने प्रश्नों को कुल 20 शामिल किया है। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका JCI बोर्ड में स्वागत करता हूं। डायरेक्ट हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि 20x 30 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सवाल हमारा दिया गया है कि यदि ये जो तीनों डाटा है हमारे पास समांतर श्रेणी में है। समांतर का मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 20 और x के बीच का अंतर, x और 30 के बीच का अंतर हमारे पास क्या होना चाहिए? समान। तो पूछा है x का मान क्या होगा। जब भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है। देखिए ध्यान से, हम डायरेक्ट भी सोचना सिखाते हैं आपको। पहले तो हम ये चीज सीखते हैं कि कुल कितने का गैप यहां बन रहा है। इन दोनों के बीच एक गैप और इन दोनों के बीच एक गैप। अब देखते हैं शुरू और लास्ट के बीच का गैप कितने का बन रहा है। 20 और 30 के बीच कितने गैप है? कुल 10। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहले ये हम चेक करेंगे कि कुल कितने गैप बन रहे हैं। तो पहले और दूसरे के बीच एक गैप बना, फिर दूसरे और तीसरे नंबर के बीच दूसरा गैप बना। अब हम चेक करते हैं शुरू और लास्ट वाले के बीच कुल कितने गैप हैं? एक गैप। और टोटल उस गैप का कुल मेजरमेंट कितना है इधर? 10। यानी इस 10 को हमें दो गैप में विभाजित करना है, वो भी बराबर बराबर समान अंतर पे। यानी अगर इस 10 में हम 2 से कर देंगे भाग तो कितने का अंतर आ जाएगा? समान अंतर 5। इसका मतलब यहाँ 5 और यहाँ भी कितना रहा होगा? 5। यानी अगर हम 20 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25। यानी x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या तरीका आपको समझ में आया? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सवाल पर। आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। ऑप्शन दिए हैं 4, 6, 5, 8। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। देख लेते हैं क्या हमारा डाटा आरोही या अवरोही क्रम में है? तो नहीं है। 2 के बाद 8, फिर घटता हुआ डाटा दिख रहा है। तो हम एक क्रम यहां सजा लेते हैं, आरोही क्रम। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? डाटा को अपने लिखेंगे हम सबसे पहले छोटा नंबर 2, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या है हमारे पास? 8। कुल मिला के हमारे पास 5 संख्याएं, हमने पांचों को सेट कर लिया आरोही क्रम में। हमने आरोही क्रम में सजा लिया। माध्यिका का मतलब बीच की नंबर, बीच का नंबर। अब ध्यान समझिएगा, बीच के नंबर का मतलब क्या है? 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 अंक इधर से छोड़िए, बीचों बीच कौन नंबर आया? 5। डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे 5 सही। सोचना ही नहीं, इतना दिमाग क्यों लगा, फार्मूले की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य। अब यहां समझना हमें, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो आप यहां नोट के तौर पे ये जान जाइए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याएं, ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर हर जगह क्या होता है? समान। एक एक के अंतर पर। तो यहाँ पे अच्छा, ऊपर में माध्यिका पूछा था, यहाँ माध्य पूछा था, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। माध्यिका का मतलब बीच वाला डाटा, परंतु माध्य का मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम उस फार्मूले को छोड़ करके हम डायरेक्ट शॉर्टकट पे आते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट का मतलब जब भी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, जब भी 2 लगातार पदों के, देखिए यहाँ पे 1 के बाद 1 का अंतर, फिर 2 के बाद 1 का अंतर, 3, 3 के बाद 1 का अंतर, 4, 4 के बाद 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है हमारे पास? समान। जब भी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तब ऐसी दशा में माध्य का फार्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होगा। क्या होगा फार्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। इसको हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं, आपको कुछ दिखाई देते हैं, आप ध्यान समझिएगा नोट के तौर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर समान हो, जब 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, तब माध्य का जो फार्मूला होगा
माध्य को ही हम औसत कहते हैं, जो माध्य का फार्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये चीजें आप याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ठीक है ना। अच्छा, दो लगातार पद आपको कब मिलेंगे? दो लगातार पदों के बीच का अंतर आपको कब मिलेगा? या तो वो प्राकृतिक संख्याएं हों, या तो कैसी संख्याएं हों? प्राकृतिक संख्याएं लगातार, ठीक है, या फिर सम संख्याएं हों लगातार, सम संख्याएं, या विषम संख्याएं हों, या किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या के गुणज, ठीक है। पहले समझना है, प्राकृतिक संख्या का मतलब समझिए। जैसे हमने बोल दिया लगातार प्राकृतिक संख्या हम ले रहे हैं, चलिए 5 से शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमने ये ले लिया प्राकृतिक संख्या लगातार। जरा गौर देखिए, क्या सच में दो लगातार पदों के बीच का अंतर हर जगह समान है? लिखे गए के अकॉर्डिंग 5 और 6 के बीच का अंतर 1, 6 और 7 के बीच का अंतर 1, सभी जगह अंतर समान है। अतः ऐसी दशा में दो लगातार पदों के जब बीच का अंतर समान हो, तब माध्य बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी 5 प्लस 11/2, जोड़ देंगे 11, 5, 16/2, उत्तर कितना आ जाएगा 8। तो ऐसी दशा में माध्य कितना आ जाएगा 8। उसी प्रकार सम संख्या लेते हैं, चलिए हम 2 से नहीं शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं 6 से। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे ले लिया हमने। और भी ले लीजिए, दूर तक चले जाइए। दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, सब में देखिए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 2 का गैप है, 2, 2 का अंतर है। दो लगातार पदों के बीच का अंतर जब भी समान हो, माध्य निकालने का फार्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 6 प्लस 22, 6 प्लस 22 और पूरे के बटे 2, 22 6 कितना हो जाएगा 28, 28/2 काट देंगे कितना आ जाएगा 14 आ गया माध्य। दिए गए डाटा का माध्य कितना हो जाएगा 14। विषम में आ जाइए जरा, चलिए विषम लेते हैं, 7 से शुरू करते हैं। 7 से 7 कितना ले लेंगे विषम? 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, कितना ले लेते हैं। हमने पूछा इस डाटा का माध्य बताइए, तो आप क्या कहेंगे? वही कहानी, दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। आप देख लीजिए 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, सब में अंतर समान है। वही सेम कहानी, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, 7 और 19, क्या लिखेंगे 7 प्लस 19 और बटे में कितना, तो 19 7 कितना हो जाएगा 26, और 26/2 काट देंगे कितना आ जाएगा 13 आ गया माध्य डाटा का। किसी का गुणज ले लीजिए, जैसे हमने बोला कि 11 के प्रथम 5 गुणजों का निकालिए आप माध्य। 11 के प्रथम 5 गुणज, अच्छा गुणज कैसे लिखते हैं? 11 के प्रथम 5 गुणज, 11 के प्रथम 5 गुणज का अब निकालिए आप। हमने ये बोल दिया, क्या निकालिए उसका माध्य। ये सवाल है आपके सामने, 11 के प्रथम 5 गुणज का माध्य। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, निकालते हैं। तो गुणज निकालते कैसे हैं पहले वो समझिए, ठीक है। गुणज निकालते कैसे हैं? पहला गुणज का मतलब 11 गुणे 1 बराबर 11। दूसरा गुणज आते हैं, यानी 11 गुणे 2 यानी 22, पहाड़ा पढ़ते हैं 11 का। तीसरा गुणज 11 गुणे 3 यानी 33। चौथा गुणज 11 गुणे 4 यानी कितना 44। पांचवा गुणज 11 गुणे 5 यानी कितना 55। यानी 11 के जो हमने प्रथम 5 गुणजों का औसत लिया, उसका हमें औसत निकालना है। तो क्या क्या आ गया हमारे पास गुणज 11 के? 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया। 11 के प्रथम 5 गुणज हमने लिखे, इसका हमें क्या निकालना है? औसत। सेम वही कहानी, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, सबके बीच का अंतर समान है। देखिए 11 11 का गैप आ रहा है। जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 माध्य कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 11 प्लस 55, 11 प्लस 55/2, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 66, 66/2 काट देंगे 33 आ जाएगा माध्य। क्या ये बात आपको समझ में आई? हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, जब भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो तो माध्य निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास था क्या,
1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या, हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बीच समान का अंतर होता है, यानी वही रूल फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 प्लस 9 बटे 2, यानी 10 बटे 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अगले सवाल पे आइए, 3 सवाल हो चुके हैं, चौथे सवाल पर। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, अब ध्यान समझिएगा, त्रिघात बहुपद, अगर हमारा बहुपद त्रिघात का है तो उसमें अधिक से अधिक शून्यक जो आएंगे 3 बनेंगे। उसी प्रकार हमसे प्रश्न में यह कहता कि अगर हमारा कोई बहुपद द्विघाती है तो द्विघाती का मतलब अधिकतम जो घात होगी 2 है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 2। अगर इस तरह हमारा लिखा होता सवाल में चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद का मतलब अधिक से अधिक जो शून्यक होंगे, सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 4। इसी प्रकार 7 घात वाला बहुपद होता तो अधिकतम जितनी घात होगी उतनी उसके अधिकतम शून्यक कहलाएंगे। इस प्रश्न का जवाब होगा त्रिघाती बहुपद के लिए अधिकतम जो बहुपद शून्यक होंगे उसके 3 होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं। समबाहु त्रिभुज यहां बोला है, तो आप एक समबाहु त्रिभुज खींच लीजिए। एक हम समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? समान, ठीक, और उनकी भुजाओं की माप कितनी है? 2a, और सभी जब भुजाएं बराबर होंगी तो 2a और कितना हो गया हमारे पास? 2a। पूछा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब, पहले तो समझते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब कैसे खींचते हैं? मान लीजिए हमें इस भुजा के सामने के शीर्ष से हमें लंब खींचना है, लंब खींच दीजिए, यानी 90 अंश का इधर कोण बनेगा जी, ठीक है। लंब का मतलब यही हुआ, जो शीर्षलंब होता है वही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। यानी शीर्षलंब से आप ये समझिएगा, ये क्या हो गई? इसकी जी ऊंचाई हो गई। शीर्षलंब का मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वो पूछ रहा है आपसे। वैसे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई डायरेक्ट होता है फार्मूला उसका, लेकिन हम आपको यहाँ फार्मूला, मान लीजिए एग्जाम में आपको फार्मूला न आ रहा हो तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे समझिए। वहां पे अगर आपको ये टोटल दूरी दिख रही है, अगर आपको टोटल दूरी दिख रही है 2a, तो एक चीज और, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा के सामने वाले शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 समान भागों में बांटता है। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, किसी समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। अगर एक टोटल दूरी 2a है तो उसका आधा हो जाएगा a, यानी ये दूरी कितनी आ गई? a। हम इसको मान लेते हैं ये क्या है? हमारी ऊंचाई है, ये हमारी होगी ऊंचाई। तो क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिए तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई हमारे पास लंब है, तो आप भी जानते हैं लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब, हमारे पास ये जो लंब है वो ऊंचाई नाम हमने दे दिया, तो हमने लिख दीजिए यहाँ पे शीर्षलंब, रहने देते हैं शीर्षलंब, यहाँ शीर्षलंब, ठीक है, शीर्षलंब। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? बराबर के उस पार क्या लिखा हुआ है हमारे पास? बराबर, उधर लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार जाके घट जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। कर्ण का मान कितना है यहाँ से? 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस आधार कितना हमारे पास? a है इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक, a का स्क्वायर a है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर, और यही हमसे पूछा था। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे करड़ी लग जाएगी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चलिए नीचे ही आ जाते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें केवल लंब का मान क्या होगा, तो आप यही कहेंगे सर स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाते उस पर क्या लग जाएगी? करड़ी। चलिए, करड़ी में 3 तो यही रह जाएगा, करड़ी में 3 यही रह जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? a करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ऐसे आप खींच लिया करिए, और ठीक है अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ जब हम चलेंगे,
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कर रहा है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल हमारा कर रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। सर्वसंख्या होती है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। क्या होता है हमारे पास सर्वसंख्या? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, ये होता ही है ऐसा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, ठीक। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, ठीक है। वहां देखिए, अब हम देखिए sec को क्या लिख सकते हैं? sec को हम लिख सकते हैं 1/cos। sec का रेशियो क्या होता है? 1/cos। sec का जो रेशियो होता है, sec का 1/cos है। cosec का क्या होता है? 1/sin है। सब रेसिप्रोकल हैं आपस में। sin स्क्वायर ए और बट्टा के नीचे बट्टा जाकर के ऊपर रेसिप्रोकल ले लेगा। जैसे कहीं लिखा हो a/b, उसके भी बटे x/y, ऐसे कहीं लिखा है, ये जाकर के रिवर्स ले लेगा। वहां पे जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y/x, ठीक है। उसी प्रकार ये जाकर के रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन 1 गुणा करा देंगे। sin स्क्वायर का 1 में इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और sin अपॉन cos क्या होता है? tan, दोनों पे लगा स्क्वायर यानी tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगले सवाल पाते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगला सवाल लिखा है हमारा। अगला सवाल sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से रख करके देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन में रख दूं कि दोनों पक्ष आपस में सत्य हो जाए। a के किस मान्य पर? a के जिस मान पर दोनों प्रूफ हो जाएंगे बराबर दोनों पक्ष, इसका मतलब वही ऑप्शन सही है। अगर हम चलिए b रखते हैं, a बराबर क्या रख दें? b। अगर आप b रख के चेक कर रहे हो यहाँ पर a बराबर b, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? sin 2 इंटू क्या रखेंगे a के प्लेस पे जी? 30 रख रहे हैं आप, और बराबर 2 इंटू साइन a के प्लेस पे क्या रख रहे हैं यहाँ पर आप? 30। क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पे साइन 30 दूनी कितना अंश हो जाएगा? 60 अंश, और यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 अंश। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, इधर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। एक कट जाएगा, दोनों पक्ष कहाँ बराबर है? इधर करड़ी में 3/2, इधर 1, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः ये मान नहीं होगा। उसी प्रकार और भी मान आप चेक कर लीजिए। हम 0 पे रख के चेक करते हैं। कौन सा मान? 0 वाला मान। रखिए जरा यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन 2 इंटू 0 अंश बराबर 2 इंटू साइन a के प्लेस पे 0 अंश। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो साइन 2 इंटू 0 0 अंश बराबर 2 इंटू साइन 0, तो यहाँ है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 0 अंश का भी मान क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0 बराबर 2 इंटू यहाँ भी क्या है? 0। गुणा कर देंगे, 0 बराबर 0 नहीं आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ये का मान 0 सही है, ठीक है। अच्छा सवाल था। आगे सवाल, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। एक वृत्त है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है? वृत्त है। एक हमारे पास वृत्त है, एक हमारे पास वृत्त है, ठीक। उसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि होती है, जो आप जानते हैं, आपके जानने के अकॉर्डिंग 2πr, और उसके अकॉर्डिंग कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर।
आपके जानने के अकॉर्डिंग वृत्त की परिधि 2πr, उसके अकॉर्डिंग 22, ठीक है। परिधि बराबर परिधि, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको त्रिज्या का होना जरूरी है। अगर हम इसकी त्रिज्या r बोलते तो r का मान तो पहले फाइंड कर लीजिएगा इंफॉर्मेशन की मदद से। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 11 जा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर का मान तो हमें फाइंड करना है, बराबर कितना आ गया 11, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 का एक बार 11 दूना, आर बराबर कितना आ जाएगा 7, उधर चला जाएगा 7 एक 7, 2 आ जाएगा बटे में, आर का मान कितना आ गया 7/2, यानी आर का मान आ चुका है 7/2। क्या पूछा हमसे, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब अगर मैं इस वृत्त को ऐसे डिवाइड कर दूं, इस वृत्त को, तो वृत्त का चतुर्थांश, इसका मतलब सभी पार्ट अपने आप में क्या कहलाएंगे, वृत्त का चतुर्थांश ही कहलाएंगे। इससे मैं बोलूं कि वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या, ये सभी के सभी पार्ट, ये पार्ट भी अपने आप में क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ये पार्ट अपने आप में क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश। और आप भी जानते हैं किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। चतुर्थांश का मतलब उसका 1/4, 1/4 का मतलब 1 से गुणा, 1/4 से गुणा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr², लेकिन चतुर्थांश की बात किया, चतुर्थांश का मतलब उसके 1/4 हिस्से की बात, यानी 1/4, यानी वृत्त का चतुर्थांश क्या हो जाएगा πr² इंटू 1/4। 1/4 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, पाई का मान, यहाँ पाई के पदों में उत्तर नहीं है तो पाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पाई के पदों में होता विकल्प तो हम पाई का वैल्यू नहीं पुट करते, तो रख दीजिए आर का मान, अभी भी हमारे पास आया 7/2, और हमारे पास यहाँ स्क्वायर है यानी 7/2 का एक बार और गुणा, ठीक है। 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा, यानी क्या आ गया हमारे पास, ऊपर का ऊपर गुणा 11 7 77, और 4 दूनी कितना आ गया 8, 77/8 सेंटीमीटर घाते 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले सवाल पे आते हैं, 1 - tan² थीटा बटे 1 - cot² थीटा का मान होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये सर्वसंख्या जानते ही नहीं है, अगर यहाँ प्लस होता 1 + tan², जैसे इसके पीछे एक सवाल आया था, जैसे इसके पीछे जो ये सवाल आया था, ये वाला सवाल, यहाँ प्लस था तो हम इसकी सर्वसंख्या के बारे में हमें ज्ञात था, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में हमें तो ज्ञात है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक ऐसे करेंगे, 1 को 1 रहने देंगे, tan² थीटा को लिख सकते हैं sin² थीटा बटे cos² थीटा, और यहाँ क्या लिखा है नीचे, cos² थीटा, cot² का होता है रेशियो, cot² थीटा अपॉन sin² थीटा। आगे बढ़िए, ऊपर काम ऊपर, तो नीचे क्या है हमारे पास cos² थीटा, ऊपर cos² थीटा का 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, sin² थीटा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, sin² थीटा इस पार चला जाएगा, sin² थीटा, और माइनस क्या लिखा हुआ है हमारे पास cos² थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ पे sin² थीटा। ये भिन्न है, भिन्न आपको सलूशन आना चाहिए, हमने क्या किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बटा के नीचे बटा जाकर रेसिप्रोकल ले लेगा उस पर, तो हम इस चीज को यहां समझा देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। और बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, उधर ऊपर cos² थीटा, जैसे इंटू कराएंगे sin² थीटा ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है sin² थीटा माइनस cos² थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई इतना? अब सुनिए ध्यान से, अगर ये दोनों पार्ट हमारे कट जाए तो काम बन जाएगा। मिल तो दोनों रहे, लेकिन यहाँ sin² प्लस में, यहाँ sin² माइनस में है। अगर दोनों एक जैसे शक्लों वाले हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करते ही अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जो चीज कॉमन लेते हैं अंदर करती है भाग, यहाँ करेगी भाग तो हो जाएगा माइनस cos² थीटा, यहाँ करेगी भाग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस वाले को पहले, sin² थीटा, तुरंत माइनस कॉमन लेते ही अंदर का चिन्ह परिवर्तन, माइनस का प्लस, प्लस वाला माइनस में, cos² थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ cos² थीटा इंटू sin² थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है sin² थीटा माइनस cos² थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। क्या हमारे पास बचा माइनस, माइनस में क्या बचा हमारे पास यहाँ से
माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा रेशियो होता है tan का, यानी tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लगा हमारे पास माइनस, यानी माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर थीटा की जगह हमने क्या हुआ ए, यहाँ थीटा रहेगा। ठीक है, हाँ ये प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, मतलब साथ में दोनों, जो साथ में दोनों संख्याएं हैं इनका युग्म, उनका जो गुणनखंड है वो, अच्छा वो दोनों जो संख्याएं हों एक के अलावा और किसी से न कटें। सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो दो संख्याएं होती हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, एक के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे मैं बोलूं इन दोनों संख्याओं को, ये दोनों संख्याएं दोनों एक छोड़िए दो से भी कट जाएंगी, एक से तो कटेंगे, दो से भी दोनों कट जाएंगी, ये नहीं होंगी, हटाइए। इसके बाद पूछा क्या 31 तिया 93, ये एक से तो कटेंगी, 31 से भी दोनों कटेंगे, 31 से करने में 31 तिया 93, ये भी नहीं होंगी। अब यहाँ ये इन पे 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 के पहाड़े में 35, ये भी नहीं होंगी। ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल एक से कटेंगी, यानी इनका कॉमन फैक्टर केवल क्या है, एक है। अतः हम समझ गए सअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा दुनिया में किसी और संख्या से न कटे। इस प्रकार हमारा उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 18 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल होगा। गुणज समझना है यहाँ पर, 18 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल होगा 8 है, सॉरी 8 है। 8 के पहली बात तो गुणज समझिए, 8 का गुणज, 8 का प्रथम 15 गुणज, यही है हमारा सवाल। ठीक, यानी हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है जी। 8 एकन्नम, ठीक है, 8 एकन्नम 8, फिर 8 दूनी 8 तिया, फिर ऐसे ही 8 गुणे 4, फिर ऐसे ही 8 गुणे 5। आप ऐसे चले जाइए करते, ठीक है। कहां तक? ऐसे ही हमें योगफल लेना है इनके गुणजों का। 8 का पहला गुणज यानी 1 से गुणा, 8 का दूसरा गुणज यानी 2 से गुणा, तीसरा मतलब 8 गुणे 3, चौथा गुणज यानी 8 गुणे 4। ऐसे ही आपको जोड़ते हुए जाना है 8 के 15 गुणजों तक, यानी 8 गुणे कितना 15, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या सभी पदों में इस तरह से कुल 15 पद हमने बना लिए, क्या सभी पदों में 8 दिख रहा है? 8 को कर लीजिए कॉमन, ठीक। और हमने सिखाया है कि जो भी चीजें आपको कॉमन करते हैं अंदर करती है भाग। 8 अगर आपने कॉमन कर लिया, 8 करेगी सभी पदों में भाग। 8 हट जाएगा हर जगह से, तो क्या बचेगा यहाँ 1, प्लस क्या बचेगा अगले में 2, यहाँ प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, यहाँ पे 5 रहेगा, प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, यहां से 8 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 15, ठीक। अब देखिए 8 तो यहां पहले से ही है, अब यहां देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लगातार संख्याओं का जो योग होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2, ठीक। ये फार्मूला n का मतलब, यहां जो n है, n का मतलब होती है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। n का मतलब क्या है? संख्याओं की संख्या, यानी ये संख्या है कुल कितनी, 1 से लेकर 15 तक कुल 15 संख्या, यानी n का मान कितना हो गया 5, रख दीजिए वहां पे इसका योगफल निकालने के लिए। n का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पे 15 गुणे n प्लस 1, यानी 15 में 1 जोड़ करके 16, और बटे में कितना 2, काट दीजिए, 2 से इनको काटेंगे, 2 चौके 8, 15 चौके 60 गुणे 16, 16 छक्का 96, 960, यानी उत्तर क्या आ जाएगा उसका 960। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। अगले सवाल करते हैं।
यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल क्या है -2। मूल का मतलब मूल वो मान होता है जिसको चर राशि के स्थान पर रखने पर पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब अगर इस द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, इसको चर राशि x के स्थान पर रखने पर इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो रखेंगे हम x बराबर -2 पर रख दीजिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल टू कितना 0। -2 का स्क्वायर करेंगे +4 और यहां पर 2 इंटू 2 4, लेकिन प्लस माइनस -4 और इधर क्या लिखा है माइनस पी इज इक्वल टू कितना 0। +4 से -4 कट जाएगा, इधर बचेगा -p बराबर 0, यानी p बराबर माइनस जाएगा उस पर माइनस जाएगा उस पर, ये भी मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0। p का भी मान कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। अगले सवाल करते हैं। लिखा हमारा सवाल, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहां समझते हैं इसका मतलब, समझिए इसका मतलब ये जो थीटा है ना, यहां देखिए लिखा है थीटा, थीटा का मान ये बराबर है और बड़ा है। थीटा जो है बराबर है और बड़ा है किससे, 0 से, ठीक। इसका मतलब 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा, यानी हो सकते हैं, देखिए सारे ऑप्शन दिए भी हैं, 0 भी है, 0 से बड़े भी हैं ऑप्शन। अच्छा, लेकिन 90 के यहाँ बराबर है और 90 से यहाँ छोटा है थीटा का मान, यानी 90 से बड़े तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब फर्जी है, आपका टाइम लॉस करने के लिए दिया है, छोड़ दीजिए इसको, इन सब बकैती से बिल्कुल दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आइए, अब देखिए यहां भी थीटा यहां भी थीटा, दोनों पक्षों को हमें करना है बराबर। थीटा की जगह पे हम ऐसा कौन सा मान पुट कर दें, ध्यान से रिपीट में करता हूं, एक और तरीका बताऊंगा आपको, यहां से डायरेक्ट पहले सोचते हैं। थीटा के स्थान पे ऐसा हम कौन सा मान पुट कर दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो हम लेते हैं 45 अंश, 60 भी लेके देख लीजिए। अगर हम यहाँ 60 ले लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 60, अगर यहाँ हम 60 ले लें और यहाँ पे ले लेते हैं 60, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, का 60 अंश का मान 1/2, दोनों बराबर नहीं हुए, यानी ये तो हम नहीं लेंगे। अब इनको हम नहीं लेंगे, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन 45। अगर 45 लेके देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 45 अंश और बराबर क्या लिखा हुआ हमारे पास कॉस 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान 1/2, cos 45 का मान भी होता है 1/2। अतः हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सत्य है। एक और तरीका इसका क्या है वो देख लीजिए। अगर हम cos को इसके बटे में कर दें, एक और तरीका, जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, cos आ गया इसके बटे में cos थीटा, ठीक है। तो जब इधर आ गया मान, उधर 1 बच गया, साइन अपॉन cos किसका रेशियो होता है tan थीटा, और बराबर कितना आ गया 1। इधर tan आ गया ना, अब tan के पदों में सोचते हैं 1 किसका मान है, तो आप जानते हैं कि tan के पदों में 1 होता है tan 45 अंश का मान, ठीक। तुलना करा दीजिए, tan से tan की तुलना है, थीटा बराबर कितना आ गया 45। एक तरीका ये भी रहा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डायरेक्ट तो आप सोच नहीं सकते। अब वही तरीका है, बिल्कुल यही सवाल है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। अगर हम इसको उस पार भेजेंगे तो इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, तो भेज के देखिए जरा। तो साइन थीटा माइनस जाएगा उस पर, तो बन जाएगा क्या हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, बन गया सेम डाटा ना वही। ये दोनों कब बराबर होते हैं, थीटा के किस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, थीटा बराबर रख देने पे क्या 45 अंश, यानी थीटा का मान 45 रखने पर दोनों के दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। अब यहां से तो हमें पता चल गया कि थीटा का मान हमें क्या लेना 45। अब डायरेक्ट थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए, बिल्कुल वही डिक्टो सवाल था, थीटा का मान पुट कर दीजिए। लिखा है हमारे पास साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे 45 और पावर कितनी लगा देंगे 4। अब आपके मन में चलो यहाँ क्यों नहीं पावर लगा रहे हैं, तो एक बात आपको यहाँ समझना होगा, जैसे कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बातें अपने माइंड में सेट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार साइन पावर 4 थीटा का मतलब साइन थीटा का होल टू दी पावर 4, ठीक है। तो हमने साइन थीटा के प्लेस पे 45 रख दिया, पावर 4 लगा दिया, प्लस उसी प्रकार कॉस 45 अंश, उसकी भी पावर कितना लगा दिया हमने यहाँ 4। साइन 45 अंश का मान ऊपर लिखे हैं अभी, ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों के समान होती है 1/√2 का होल स्क्वायर,
पावर 4 है, सॉरी पावर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे cos 45 का मान भी 1/√2 और पावर कितनी है हमारे पास यहाँ 4। कैलकुलेशन कर लीजिए अब, देखिए 1 की घाते 4 करेंगे, 4 लाख पावर कर दीजिए, एक ही आएगा रिजल्ट। करड़ी में 2 की घाते 4 करने का मतलब करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों गुणा कराएंगे 2, इन दोनों गुणा कराएंगे 2, 2 दूनी कितना आ गया हमारे पास 4। उसी प्रकार यहाँ भी रिजल्ट 1 बटे कितना 4। बेस बेस सेम है, हर समान है, यानी ऊपर ऊपर 2, 2 एक अन्नम 2 दूना 4, यानी 1 बटा कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लिखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a का मान इनमें से क्या होगा। अच्छा, साइन और कोसक के पदों में लाना है, साइन और कॉस दिया, ठीक है। देखते हैं, सवाल हल करते हैं। सबको आप ब्रेक कर डालिए, सबको ब्रेक कर डालिए, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक का जो रेशियो होता है 1/cos a, 1/cos a प्लस tan का क्या होता है sin a/cos a, ठीक है, इंटू 1 माइनस, पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे sin a, 1 माइनस sin a। बेस बेस सेम है, रख लीजिए यहीं पे cos a, ऊपर 1 प्लस sin a, ठीक है, इंटू 1 माइनस sin a, ठीक है ना। सब संख्या आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप इससे परिचित हैं? अगर इससे परिचित हैं तो ऐसी इसका एक ही दिख रही है, दोनों डाटा का एक बार प्लस किया गया, दोनों डाटा का एक बार माइनस में इंटू किया गया है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जी, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर सरल नंबर 1 से क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a। इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे वैल्यू cos स्क्वायर a, और यहाँ लिखा हुआ है cos a, ठीक है। cos a से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास cos a। कौन सा ऑप्शन सही है, cos a, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले सवाल करते हैं, आइए अगले सवाल पे। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, चलिए हम एक घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी, ठीक, ये मिनट वाली सुई, यानी एक वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी सुई की जो लंबाई वो कितनी लंबी है 8 सेंटीमीटर। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 1 मिनट में आपको पता है जो घड़ी होती है, जैसे हमने एक घड़ी यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर इधर 3 होता है हमारे पास, ये मिनट वाली सुई। यहां से यहां तक का सफर तय करने में उसको 5 मिनट लग जाएंगे। 12 से 1 पर जाने पर घड़ी को कितने मिनट लगेंगे 5, लेकिन हमको केवल 1 मिनट पे जाना है, यानी घड़ी जो 1 मिनट में जो सफर तय कर रही है, यहां से यहां तक का सफर 1 मिनट में जो घड़ी सफर तय कर रही है, हमें उसके बीच का एरिया कितना होगा वो निकालना है। ये वाला मान लीजिए 1 मिनट में घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसने इतना त्रिज्यखंड कवर किया, ये त्रिज्यखंड, अगर हमें इसी का अगर एंगल पता चल जाए ना तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई के पदों में मान दिया है, r तो है ही, अगर इसी थीटा का अगर हमें मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो समझते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर घड़ी की जो सुई होती है 60 मिनट कंप्लीट, यानी 1 घंटा, यानी 60 मिनट कंप्लीट करने में 360 अंश घूम जाती है, ठीक है। यानी हम बोलेंगे कि घड़ी वाली जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट अपना बनाने के लिए पूरा घूमती है 360 अंश डिग्री घूम जाएगी, तभी 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा कंप्लीट। अगर 60 मिनट चलने में उसे 360 डिग्री घूमने पड़ रहे हैं, तो आपसे पूछें कि 1 मिनट घूमने में उसे क्या डिग्री सफर तय करना होगा, तो यूनिटरी मेथड से ये अपॉन में चला जाएगा, एक ही नियम की प्रॉपर्टी से
360 अंश, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 60। 0 से 0 कटा, 6 से 6 बार, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री वो सफर तय करेगी? 6 डिग्री। घड़ी की मिनट वाली सुई, ठीक है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा बात। अब यहाँ ये इसका मतलब मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कै डिग्री का एंगल घूम जाएगी यहाँ से? तो आप कहेंगे यहाँ से 6 डिग्री का एंगल घूमेगी। इसका मतलब अब रख देंगे अपना मान यहाँ पर, पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर है, थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 6 डिग्री, और बटे में क्या लिखा हुआ हमारे पास 360, काट दीजिए 6 से, 6 6 36 यानी 60, पाई आर स्क्वायर बटे 60, पाई आर स्क्वायर बटे 60। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल कराते हैं। एक बटा 2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले, तो हमें सबसे पहले तो अर्धगोला ही पता होना चाहिए, ठीक है। अर्धगोला, ठीक है ना। आधा सेंटीमीटर इसका जो व्यास है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आधा सेंटीमीटर, व्यास गिवन है। व्यास कितना दिया है? व्यास 1/2 cm। तो हमको पता है जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, यानी 1/2 की आधी, उसका भी आधा, आधा का आधा, यानी कितना हो जाएगा? कुल 1/4 सेंटीमीटर आर का मान। आ गया आर का मान। पूछा क्या हमसे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब ध्यान समझिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमें। इसका मतलब समझना है हमें कि ये तो एरिया लगेगा ही लगेगा, ये, और ये जो वक्र पृष्ठ है ये भी हमें कवर करना होगा। यानी अर्धगोले का जो ये ऊपर वाला सरफेस वो फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस का मतलब वो वृत्त का आकार ले रहा है, और वृत्त का जो एरिया होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और जो नीचे का जो वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कुल मिलाकर के जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिला करके 3 पाई आर स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाएंगे सवाल में अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता होगा तो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल क्या करेंगे तब हम। 3 तो रहेगा ही जी, पाई, पाई का मान कितना रख देंगे हम यहाँ से? पाई का मान रख देंगे। अच्छा, पाई के पदों में दिया है, रिजल्ट नहीं रखेंगे पाई का मान, क्योंकि पाई के पदों में दिया है ना मान। आर का मान 1/4 आर स्क्वायर, यानी एक बार और 1/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 और बटे कितना? 16 पाई, 3/16 पाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न, वही सवाल इसके पीछे, tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान इनमें से क्या होगा? अपने मन से मान रख के चेक करिए कि आखिर अल्फा के प्लेस पे, कोण अल्फा के प्लेस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। क्योंकि बराबर का साइन तभी तो माना जाएगा, अगर आप कुछ भी रख देंगे थोड़ी ना होगा। ऐसा कोई मान रख के चेक करते हैं। तो अल्फा के प्लेस पे अगर हम 45 रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आप कहेंगे सर tan 45, और यहाँ कितना हो जाएगा? sin 45, ठीक है। और tan 45 का मान 1 होता है, और sin 45 का मान होता है 1/2। कहाँ हुए दोनों पक्ष बराबर? नहीं हुए दोनों पक्ष बराबर, यानी 45 नहीं होगा, भूल जाइए उसको। आगे बढ़ते हैं, यानी अब हमें क्या लेना होगा? थीटा का मान जरा 0 रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ लेंगे अल्फा की जगह पे 0, तो tan 0 बराबर क्या लिखना होगा? sin 0। जरा देखिए क्या सच में 0 होता है? बिल्कुल, tan 0 अंश का जो मान होता है 0 हो गया 0। sin 0 अंश का भी मान कितना होता है? 0। अतः 0 बराबर 0 अल्फा के किस मान पर? 0 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक गोले का व्यास d है। एक गोला हम ले लेते हैं जी, एक गोला, इसका व्यास यहां से यहां तक कितना है जी? d है। एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, आपको भी पता है, व्यास, व्यास गिवन है d, और जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी यानी d/2, इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी d/2, ठीक है। हमें आयतन निकालना है। किसी भी गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई, त्रिज्या यानी r घाते कितना? 3, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r घाते 3। तो लिखेंगे हम यहाँ से
4/3 पाई को तो पाई रहने देंगे, ठीक है, गुणे आर की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? d/2। आर की वैल्यू कितनी है? d/2। ये देखिए, तो क्या लिखेंगे? d/2, ठीक है। और पावर कितना लगा देंगे? आर, ये तो आर का मान है, पावर कितना है यहाँ पे? 3 लगा दीजिए। आइए अब आगे, 4/3 पाई तो रहेगा ही रहेगा, d⁻3 हो जाएगा, और बटे में कितना? 2⁻3 का मतलब 8, 4 2 जा 8, क्या आ गया हमारे पास? कितना आ गया हमारे पास? π/3 2 जा 6, π/6, d घाते कितना आ गया? 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल, कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। अगला सवाल वही ठीक बिल्कुल इन्हीं की तरह से। हम ऐसा कोई यहाँ मान सोचेंगे थीटा की जगह पे कि वो मान पुट करने पे दाएं और बाएं पक्ष दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा कोई मान सोचिए। चलिए, पहली बात तो समझना पड़ेगा, जो पाई होता है उसका वैल्यू होती है 180। अगर हम यहाँ रखेंगे पाई का मान 180, तो बटे 4 काट देंगे तो 4 45 यहाँ होता है 180, 45 बार जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ रखेंगे हम पाई का मान 180/2, यानी आ जाएगा ये 90 अंश, और पाई का मान यहाँ 180 है ही, ठीक है, समझिए। अब यानी अब समझ में आ गया ना, पहला 0 डिग्री, दूसरा अब 45 अंश, तीसरा हो गया 90 अंश, ये 180। क्या रखें इसमें से? अब अगर यहाँ 45 रखते हैं, साइन 45, चलिए 0 रख के लिखते हैं, साइन 0 अंश, ठीक है, और यहाँ रखेंगे क्या हम? कॉसेक 0 अंश। तो हमको पता है जो साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0। अच्छा, और कॉसेक 0 अंश जो होता है 1/sin 0 होता है, ठीक। अगर यहाँ 1/sin 0 की वैल्यू रख देंगे, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों पक्ष गलत हो गए, ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम जरा 45 रख के चेक करते हैं। क्या रख के चेक करते हैं? 45 रख लीजिए। साइन 45 अंश का मान 1/2, और कॉसेक 45 इसका रेसिप्रोकल √2, ये दोनों भी नहीं हुए बराबर, ये भी गलत, ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, 90 रख के चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ अगर हम 90 रखेंगे, यानी साइन 90 अंश और बराबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कॉसेक 90 अंश। अच्छा, जो साइन 90 होता है इसका जो मान होता है 1, और हम जानते हैं कॉसेक 90 अंश को हम लिख सकते हैं 1/sin 90 अंश, ठीक है, रेसिप्रोकल का रेशियो होता है 1/, और साइन 90 का मान 1, 1/1 का मतलब 1। कहने का मतलब cos 90 का भी मान 1 और साइन 90 का भी मान कितना आ गया? 1/1। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार हमने आज कुल 20 सवाल हल किए। आई होप आपको आज एक सवाल समझ में आए होंगे। हम इसी तरह आपके लिए अगली भी सीरीज लेकर आएंगे। नमस्कार सभी को।